corner. Today we are going to cover another important topic, that is NCF 2005. ठीक है, NCF is National Curriculum Framework 2005. First of all, we have to understand that what is National Curriculum Framework. Okay, देखो क्या होता है, टाइम टू टाइम हमें हमारे करिकुलम के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस की ज़रूरत होती है. बच्चों को क्या पढ़ाया जाए, कितना पढ़ाया जाए, उनके सिलेबस के अंदर क्या क्या ऐसी चीज़ें ऐड करें कि जिनसे उनके सिलेबस की एजुकेशनल क्वालिटीज़ इंक्रीज़ हो सकें. बच्चों को कितना किस पॉइंट के ऊपर किस एज में किस पॉइंट के ऊपर फोकस करना चाहिए. तो ये सब चीज़ें जो होती हैं वो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क हमें बताता है, उसके अंदर मेंशन्ड होती हैं. तो ये एक तरीके के आप बोल सकते हो दस्तावेज होते हैं जिसके अंदर ये मेंशन किया होता है कि बच्चे को क्या पढ़ाया जाए और कितना पढ़ाया जाए. सो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क इज़ फोर्थ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क पब्लिश्ड इन 2005 बाय NCERT इन इंडिया. ये फोर्थ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क था आपका जो 2005 में आया था. उससे पहले 3 और आ चुके हैं करिकुलम. जो फर्स्ट था वो 1975 में आया था, सेकंड 1988 में आया, थर्ड 2000 में आया और जो फोर्थ आया है वो आपका क्या है 2005 के अंदर आया है. तो देखिए ऐसे ही था कि जब भी हमारी इंडियन गवर्नमेंट को लगा कि करिकुलम में कुछ ना कुछ चेंजेस होने चाहिए तो वो क्या करती है कि नेक्स्ट NCF हमारा निकाल देते हैं. पहले 1975 में आया था, तब लगा कि कुछ चेंजेस होने चाहिए या इम्प्रूवमेंट की कुछ गुंजाइश है. फिर 98 में उसको अपडेट किया गया, फिर आया. फिर उसको 2000 में फिर से उसको अपडेट किया गया, वो फिर आया. और अब लास्ट जो आया था वो आपका 2005 में आया था. तो जो NCF 2005 है हैज़ बिन ट्रांसलेटेड इनटू 22 लैंग्वेजेस. ये क्या है, 22 लैंग्वेजेस के अंदर ट्रांसलेट किया गया और 17 स्टेट्स के अंदर इसको क्या किया गया, अप्लाई किया गया. ठीक है, 22 लैंग्वेजेस के अंदर ट्रांसलेट हुआ था और 17 स्टेट्स के अंदर इसको अप्लाई किया गया था. NCF बेसिकली प्रोवाइड्स द गाइडलाइन फॉर सिलेबस, टेक्स्ट बुक एंड टीचिंग प्रैक्टिसेस फॉर द स्कूल्स इन इंडिया. NCF बेसिकली गाइडलाइन देता है किसके बारे में, सिलेबस के बारे में, हमारी टेक्स्ट बुक के बारे में, जो भी टीचिंग प्रैक्टिसेस हैं स्कूल्स के अंदर जो यूज़ की जाती हैं उनसे रिलेटेड गाइडलाइंस हमें किसके थ्रू मिलती है, NCF के थ्रू मिलती है. मैंने शुरू में भी आपको बताया था कि NCF क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनके अंदर बेसिकली कुछ गाइडलाइंस होती हैं कि बच्चे को कितना सिलेबस करवाया जाए, किस क्लास के लिए कितना सिलेबस होना चाहिए, बच्चे को कैसे पढ़ाया जाए, उनकी टेक्स्ट बुक कैसी होनी चाहिए. आपने देखा होगा ना टेक्स्ट बुक्स, अब हमारे जो टेक्स्ट बुक्स है उसमें पिक्चर्स होती हैं बहुत सारी अट्रैक्टिव और फिर स्टोरीज होती है. तो बच्चों को बहुत अच्छा लगता है कि छोटे बच्चों की बुक्स अगर ऐसी हों तो टेक्स्ट बुक कैसी होनी चाहिए, कौन कौन सी टीचिंग प्रैक्टिसेस यूज़ करने चाहिए जिनसे बच्चे ईजीली चीज़ों को सीख सकें. तो ये सारी गाइडलाइन NCF के अंदर होती हैं. ठीक है, लर्निंग विदाउट बर्डन इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट. ठीक है, लर्निंग विदाउट बर्डन मीन्स शिक्षा बिना बोझ के. बच्चे ऐसे पढ़े कि उनके ऊपर उस चीज़ का कोई बर्डन ना आए. विदाउट बर्डन वो हंसते खेलते क्लास के अंदर अपनी चीज़ों को सीख ले. ऐसा नहीं है कि बच्चों को मारो पीटो चुपचाप बिठा दो क्लास के अंदर बस तभी वो समझें. विदाउट बर्डन के वो सारी चीज़ें धीरे धीरे समझते रहें. तो ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव था. ठीक है, NCERT provided a grant of 10 lakh rupees to all states to promote NCF in their local language and compare its current syllabus with syllabus proposed. NCERT देखिए जो NCF था, जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क था, वो NCERT की हेल्प से हुआ था. ठीक है, NCERT ने ही 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क था उसको लॉन्च किया था. तो NCERT ने क्या किया था, 10 लाख रुपीज़ हर स्टेट को दिया था. अभी मैंने बताया कि 17 स्टेट्स के अंदर ये अप्लाई किया गया था NCF. तो 17 जो स्टेट्स थे हर स्टेट को 10 लाख रुपीज़ दिए गए NCF ने और बोला कि आप क्या करो, पहले तो NCF को लोकल लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट कर दो. लाइक जो भी वहाँ की मदर टंग लैंग्वेज है, जैसे पंजाब है वहाँ पे पंजाबी लैंग्वेजेस ज़्यादा बोली जाती हैं. ठीक है, हरियाणा है वहाँ हरियाणी लैंग्वेज ज़्यादा बोली. तो आप अपने जो लोकल लैंग्वेज है उसके अंदर उसको ट्रांसलेट करो पहले तो, और फिर उसके बाद करंट सिलेबस को प्रपोज सिलेबस के साथ कंपेयर करो. ठीक है, आपका जो करंट सिलेबस है उसको प्रपोज सिलेबस मीन्स NCF ने जो नया सिलेबस आपको दिया है उस सिलेबस के साथ उसको कंपेयर करो. दिस
इज़ बीइंग एग्जीक्यूटिव विद द हेल्प ऑफ SCERT एंड डाइट। ये NCERT ने NCERT, SCERT और डाइट इन तीनों ने मिलके इसके ऊपर काम किया था, तब ये NCF था। प्रोफेसर यशपाल इज़ द चेयरमैन ऑफ NCF 2005। प्रोफेसर यशपाल जो थे वो NCF 2005 के क्या थे, चेयरमैन थे। ठीक है, अगर आपका क्वेश्चन आएगा तो बेसिकली ऐसे ही आता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन NCF। ठीक है, तो अगर ऐसे क्वेश्चन आता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उसका इंट्रोडक्शन लिखना होगा। तो इंट्रोडक्शन में आप यहीं से शुरू करोगे कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है वो हमारा 4th करिकुलम फ्रेमवर्क है। इससे पहले 3 करिकुलम्स और आ चुके हैं, 1975 में, 1988 में और 2000 में। NCF बेसिकली क्या है कि हमें गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है रिलेटेड टू आवर सिलेबस, रिलेटेड टू आवर टेक्स्ट बुक्स, रिलेटेड टू द टीचिंग प्रैक्टिसेस। ठीक है, बच्चे को कितना पढ़ाया जाए और क्या पढ़ाया जाए, उससे रिलेटेड जो गाइडलाइंस है वो हमें NCF के थ्रू मिलती हैं। NCF 2005 22 लैंग्वेजेस में और 17 स्टेट्स के अंदर अप्लाई किया गया। ठीक है, जो मेन ऑब्जेक्टिव था इसका वो लर्निंग विदाउट बर्डन था। प्रोफेसर यशपाल जो थे वो हमारे NCF 2005 के चेयरमैन थे। देयर इज़ अ नीड टू रिड्यूस द करिकुलम लोड। देखिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी कि बच्चों के ऊपर से करिकुलम लोड को रिड्यूस किया जाए। उससे पहले जब 2000 में NCF आया था तो जो सिलेबस दिया गया तो उस सिलेबस से ये लगा कि बच्चों के ऊपर करिकुलम का बहुत ज़्यादा लोड है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बच्चे उसको कवर नहीं कर पा रहे हैं ईजिली। तो NCF 2005 में करिकुलम लोड को रिड्यूस करने की बात की गई थी। लर्निंग विदाउट बर्डन मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, NCF बिना बोझ शिक्षा। ठीक है, शिक्षा बिना बोझ के, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। बेस्ड ऑन रविंद्रनाथ टैगोर्स ऐसे सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस। रविंद्रनाथ टैगोर का एक ऐसे था जो था सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस। सिविलाइजेशन मीन्स क्रिएटिव स्पिरिट एंड प्रोग्रेस मीन्स जेनरस जॉय। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर क्या कहते थे कि जो एजुकेशन है उसके अंदर एक क्रिएटिव पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, ऐसी एजुकेशन नहीं होनी चाहिए, मतलब वो क्रिएटिव होनी चाहिए कि बच्चा अपने आप से कुछ नया करने की सीखे। इस तरीके की क्रिएटिविटी उस एजुकेशन के अंदर होनी चाहिए। और दूसरा, बच्चा एजुकेशन को इंजॉय करे, इंजॉय करता करता उस एजुकेशन को क्या करे, सीखे। मतलब एक प्रेशर ना हो उसके ऊपर कि मुझे ये चीज़ सीखनी है, इसका मेरे ऊपर प्रेशर है। नहीं, वो खेलता खेलता, हंसते खेलते, जितना इंजॉय वो कार्टून देखने में करता है उतना ही इंजॉय वो अपनी स्टडी को करने में करे। तो ये दोनों चीज़ें जब एजुकेशन में होंगी तभी हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है और स्टूडेंट्स कुछ अच्छा लर्न कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें सिलेबस के अंदर, करिकुलम के अंदर ढालने के लिए NCF 2005 बनाया गया था कि हमें करिकुलम जो है वो हमारा इस तरीके से बनाना चाहिए कि उसके अंदर कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी भी हो और कुछ जेनरस फैक्टर्स भी हों। अब हमें नीड क्यों हुई NCF 2005 की? जो फर्स्ट है वो आपका है लॉन्ग वॉक टू स्कूल। पहले बच्चों को बहुत लंबा चलकर आपने क्या था, स्कूल जाना पड़ता था, क्योंकि स्कूल पास नहीं थे, काफ़ी डिस्टेंस पे स्कूल थे। तो काफ़ी डिस्टेंस पे स्कूल होने की वजह से बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ आती थी कि काफ़ी ज़्यादा चल के जाना पड़ता था। तो ये सब चेंजेस NCF 2005 के अंदर ढाले गए हैं। आपके हैवी स्कूल बैग्स बहुत ज़्यादा हैवी थे। आपने देखा होगा बच्चों के वजन से ज़्यादा वजन उनके स्कूल बैग्स में होता था। बुक्स इतनी सारी थी, सिलेबस इतना बड़ा था उनका कि वो सब उन्हें कवर करना पड़ता था। तो इसकी वजह से भी प्रॉब्लम होती हैं। ठीक है, अभी तो आपने सेमेस्टर वाइज होने लग गया कि फर्स्ट सेमेस्टर में हाफ बुक आएगी, हाफ बुक नेक्स्ट सेमेस्टर में आएगी। और बुक्स भी शायद अलग अलग, काफ़ी स्कूल्स ऐसे हैं जिनमें बुक्स भी सेमेस्टर वाइज अलग अलग हैं कि एक छोटी सी पतली सी बुक एक सेमेस्टर की है, दूसरी छोटी सी बुक दूसरे सेमेस्टर की है। तो वो क्या है कि बर्डन कम करने की कोशिश की गई है। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग स्पोर्ट बुक फॉर रीडिंग एंड राइटिंग। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा ख़राब होते थे स्कूल्स के, लाइक ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ नहीं होती थी, गर्ल्स के लिए अलग से टॉयलेट्स एंड सैनिटरी नैपकिन्स इन सब की नहीं होती थी, कोई भी सुविधा नहीं होती थी स्कूल के अंदर। ठीक है, रीडिंग और राइटिंग के लिए कोई सपोर्ट बुक नहीं होती थी। अब आजकल काफ़ी सारे ऐसे स्कूल हैं जिनके अंदर रीडिंग और राइटिंग के लिए अलग बुक, अगर इंग्लिश की एक मेन कोर्स बुक है तो
बच्चों के लिए कर्सिव राइटिंग की या फिर दूसरी जो आपकी राइटिंग्स हैं उनके लिए अलग से बुक होती है और रीडिंग बुक अलग से होती है। तो ये सब चीज़ें पहले नहीं थी। badly designed furniture that gives children adequate back support and cramps their back and knees। मीन्स आपका स्कूल्स के अंदर जो फर्नीचर यूज़ किया जा रहा था वो कंफर्टेबल नहीं था बच्चों के लिए। नो ब्रेक इन बिटवीन टाइम टेबल्स के बीच टाइम टेबल इस तरीके का होता था कि कोई ब्रेक्स नहीं होते थे बीच में, तो बच्चों के लिए वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता था। कॉर्पोरल पनिशमेंट, बच्चों को पनिशमेंट ऐसी दी जाती थी, मुर्गा बना दिया बच्चों को, ठीक है, या फिर उनको पूरा दिन क्लास से बाहर रखा गया, उनके हैंड्स पे बैग रख दिए गए और चेयर पे खड़ा कर दिया। तो इस तरीके की बहुत सारी पनिशमेंट्स बच्चों को दी जाती थी जो बहुत ज़्यादा गलत थी। तो ये सब चीज़ें जब देखी कि हाँ स्कूल्स के अंदर ये सब ऐसी चीज़ें हैं जहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो इसके बाद फिर NCF 2005 बनाया गया और उसके अंदर इन सब चीज़ों को इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश की गई है। अब कभी भी आपसे NCF 2005 पूछे, उसके अंदर मेन चीज़ उसके ये 5 प्रिंसिपल ही हैं। NCF 2005 के अंदर आपके जो मेन चीज़ हैं वो क्या है, ये 5 प्रिंसिपल हैं। जब भी आप NCF 2005 का से रिलेटेड क्वेश्चन आता है और आप उसको आंसर करते हो तो आपको ये 5 प्रिंसिपल मेंशन करने हैं, बिकॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस फ्रेमवर्क ये 5 प्रिंसिपल्स। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है आपका, लिंकेज ऑफ नॉलेज टू आउटसाइड द वर्ल्ड। आपको नाम से ही समझ आ जाएगा, नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल, स्कूल की दुनिया से बाहर की नॉलेज से लिंक करना, ठीक है। अपनी जो स्कूल में आपको पढ़ाया जा रहा है उस नॉलेज को आपको बाहर स्कूल से बाहर की जो दुनिया है वहाँ से लिंक करके पढ़ाना है। वो नॉलेज किसी काम की नहीं है अगर आप उसको बाहर जाके यूज़ नहीं कर सकते हो। इस तरीके की नॉलेज यूज़लेस नॉलेज होगी अगर आप उसको बाहर जाके अप्लाई ही नहीं कर सकते, यूज़ ही नहीं कर सकते उस नॉलेज को बाहर जाके, तो उस नॉलेज का फ़ायदा ही क्या है। तो NCF में ये कहा गया, इस करिकुलम फ्रेमवर्क के अंदर ये कहा गया कि स्कूल्स के करिकुलम इस तरीके का होना चाहिए, उनकी टेक्स्ट बुक्स में आप जो सिलेबस डाल रहे हो, जो आप नॉलेज डाल रहे हो, वो इस तरीके की होनी चाहिए कि ताकि बच्चा उसको स्कूल में सीखे और बाहर की दुनिया में इससे उसको लिंक करके सीख सके, ठीक है। स्कूल से बाहर की दुनिया से, उस आउटसाइड वर्ल्ड से उसको लिंक करके सीख सके। अगर वो ऐसा करता है तो ही उसकी नॉलेज है वो यूज़फुल है, फ्रूटफुल है, वरना उसकी नॉलेज वेस्ट है। नेक्स्ट प्रिंसिपल था टू शिफ्ट लर्निंग फ्रॉम राउट मेथड। राउट मेथड क्या होता है, रट्टेबाजी, रट के, मतलब लर्निंग को हमें रट्टा मेथड से हटाना है, रटवाना नहीं है किसी भी चीज़ को। बच्चों लो बिठा दो। अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, आप सब लोगों ने देखा भी होगा, पहले स्कूल में 2 की टेबल करवाई जाती थी। तो 2 की टेबल कैसे करवाते थे, बच्चों को बिठा देते थे और हो जाते थे शुरू, 2 1 2 2 2 4 2 3 6। तो बच्चे 2 दिन तक उसको, मतलब स्कूल में डेली यही चलता रहता था, बिठा देते, टीचर बोलती रहती, बच्चे पीछे उसको बोलते रहते। 1 वीक के बाद वो चीज़ उनको इतनी अच्छे से रट जाती थी कि वो 2 की टेबल उन्हें लर्न हो जाती थी, ठीक है। अब मैंने एक नई चीज़ देखी है, अब स्कूल्स में जब 2 की टेबल करवाते हैं तो उनको रटवाते नहीं है, वो उनको स्किप मेथड से करवाने लग गई। अगर 2 की टेबल है तो स्किप बाय 1, ठीक है। आपको 3 स्किप करना है 4 आ जाते हैं, आपको 5 स्किप करना है 6 आ जाता है। तो उस चीज़ को रटवा नहीं रहे हैं, वो उस चीज़ को बच्चे को समझा रहे हैं कि ये चीज़ है क्या। तो हमें क्या करना है, लर्निंग को राउट मेथड से, मतलब रट्टेबाजी वाली चीज़ से हटा के समझ के उस चीज़ को करना, अंडरस्टैंडिंग मेथड पर हमें उसको लेके आना है कि पहले हम उस चीज़ को समझें कि ये चीज़ है क्या, और फिर उसके बाद उस चीज़ को सीखें। थर्ड प्रिंसिपल जो था वो था मेकिंग एग्जामिनेशन मोर फ्लैक्सिबल। मीन्स एग्जामिनेशन जो है, सिस्टम जो है, उसको फ्लैक्सिबल बनाना है। बच्चों के दिमाग में एग्ज़ाम्स का इतना बुरा डर बैठ जाता था कि मतलब 9th का एग्ज़ाम है, 10th का एग्ज़ाम है, 12th का एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, और मतलब बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स भी, सबके दिमाग पे इतना ज़्यादा प्रेशर रहता था। तो हमें हमारा एग्ज़ामिनेशन सिस्टम इस तरीके से फ्लेक्सिबल बनाना होगा कि बच्चों के दिमाग पे एग्ज़ाम्स का प्रेशर ना हो, वो उस चीज़ से डरे ना कि एग्ज़ाम आने वाले हैं तो अब मुझे पता नहीं अब क्या होने वाला है।
तो इसलिए अब ग्रेडिंग सिस्टम आ गए हैं, पहले परसेंटेज सिस्टम था, अब ग्रेडिंग सिस्टम आ गया। तो ग्रेडिंग सिस्टम आई थिंक मुझे ज़्यादा बेटर लगता है परसेंटेज से, तो शायद आपको भी लगता हो, लेकिन येस उससे एग्जामिनेशन बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल तो हुआ ही है। टू एनरिच करिकुलम सो दैट इट गोज़ बियॉन्ड करिकुलम, ठीक है। करिकुलम को क्या करना है, इतना ज़्यादा मतलब हमें करिकुलम को बहुत ज़्यादा इनरिच करना है ताकि वो क्या हो सके, करिकुलम से बाहर की चीज़ें भी बच्चे सीख सकें। नेशनल इम्पोर्टेंट पॉइंट शुड बी इंक्लूडेड इन द सिलेबस। नेशनल इम्पोर्टेंट पॉइंट मीन्स हमारे देश के बारे में जानकारी भी बच्चों को मिलनी चाहिए, ठीक है। इस तरीके के पॉइंट्स हमारे सिलेबस के अंदर, इस तरीके की बुक्स हमारे सिलेबस के अंदर, टेक्स्ट बुक्स हमें डालनी चाहिए ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें हमारी कंट्री के बारे में भी नॉलेज मिल सके, हमारे देश के बारे में भी नॉलेज मिल सके, हमारी कंट्री से रिलेटेड उनको सब पता चले। आजकल फर्स्ट स्टैंडर्ड में ही जीके की एक बुक डाल दी जाती है, फर्स्ट स्टैंडर्ड में ही आपको सीबीएसई अगर स्कूल से हैं आप, तो आजकल फर्स्ट स्टैंडर्ड में ही बच्चों को एक जीके का छोटा सा एक पार्ट होता है उनके पास, जिसमें उनको कंट्री के बारे में बताया जाता है, आपके नेशनल फ्लैग और ये सब। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो टेक्स्ट बुक के अंदर होनी चाहिए ताकि बच्चों के अंदर देश के प्रति भावना जागृत हो सके, हमारे कंट्री से रिलेटेड वो बातें उन्हें पता होनी चाहिए। तो ये 5 गाइडिंग प्रिंसिपल्स थे एनसीएफ ने जो दिए थे कि हमारे एग्जामिनेशन सिस्टम को अगर हमारे करिकुलम को अगर हम इस तरीके से बनाएंगे तो क्या होगा, बच्चों को उस चीज़ से बेनिफिट मिल सकेगा, ठीक है। हमारी नॉलेज को हमें इस तरीके से लेना है, जो सिलेबस हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो इस तरीके का होना चाहिए ताकि वो उस आउटसाइड वर्ल्ड से कनेक्ट हो सके, बच्चा किसी भी चीज़ को रटे ना, समझ कर उस चीज़ को सीखे। एग्जामिनेशन का डर बच्चे के दिमाग में नहीं होना चाहिए, हमें हमारी एग्जामिनेशन सिस्टम को इतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल बना देना है कि एग्ज़ाम का डर बच्चे के दिमाग पे ना बैठे। हमें हमारे सिलेबस के अंदर कुछ एक ऐसी बुक्स, टेक्स्ट बुक्स या कुछ इस तरीके का मटेरियल डालना चाहिए कि बच्चों को हमारी कंट्री के बारे में भी नॉलेज हो सके। तो ये सब आपके 5 गाइडलाइन प्रिंसिपल्स थे। कुछ और चीज़ भी बोली गई थी एनसीएफ के अंदर। सबसे पहले लैंग्वेज के बारे में उन्होंने बताया गया था। लैंग्वेज में सबसे पहले उन्होंने डाला था मदर टंग, ठीक है। उन्होंने बोला था कि सबसे पहले कि जो हमारा सिलेबस होना चाहिए, जो करिकुलम होना चाहिए वो मदर टंग के अंदर होना चाहिए, ठीक है। मदर टंग मीन्स मातृभाषा, जहाँ की जो भाषा है, जिस स्टेट की जो लैंग्वेज है, जो बच्चों को समझ आती है उस लैंग्वेज के अंदर। फिर उन्होंने उसके बाद बात बोली कि इम्प्लीमेंट 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, कि आप 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को क्या कर दीजिए, इम्प्लीमेंट कर दीजिए। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला के अंदर फर्स्ट लैंग्वेज तो आपकी मदर टंग में होती है, सेकंड लैंग्वेज हिंदी में होती है, और थर्ड आपकी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज कोई भी हो सकती है, वो इंग्लिश, हिंदी कुछ भी हो सकती है। अगर आपकी मदर टंग यहाँ पे हिंदी है तो फिर यहाँ पे आपकी इंग्लिश आ जाती है, ठीक है। मतलब पहले तो आपकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो तो आपकी मदर टंग होती है, उसके बाद आपकी हिंदी लैंग्वेज आती है, और फिर जो हमारी मॉडर्न इंग्लिश लैंग्वेज होती है आपकी जो भी होगी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, लाइक जो इंग्लिश होती है आपकी, वो इंग्लिश लैंग्वेज फिर उसके अंदर इंक्लूड हो जाती है। तो एनसीएफ ने लैंग्वेज के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया था कि लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए कि जो बच्चे को समझ आए, क्योंकि अगर बच्चे को समझ ही नहीं आ रही है तो मतलब हाउ कैन दे लर्न इफ़ दे डोंट अंडरस्टैंड। सो ये चीज़ होनी चाहिए। अभी ये आपका एनसीएफ था बेसिकली। इसके बाद लैंग्वेज के बाद इसमें और भी बहुत सारे पॉइंट्स लाइक सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, इंग्लिश। तो फिर ये जो सब पॉइंट्स हैं ये सब आप इनके पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में जाके देखोगे, वहाँ पे आपको इनसे रिलेटेड मैं और वीडियोस डालूंगी, उसमें आपको देखने को मिलेगा कि इंग्लिश के अंदर क्या था ये था। तो जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ थी, जो आपका अगर क्वेश्चन आता है कि आपको एनसीएफ के बारे में लिखना है, तो वो जो आपका था वो यहीं तक ही था। आपको एनसीएफ का अगर क्वेश्चन आता है तो फर्स्ट आप इंट्रोडक्शन पार्ट करोगे और उसके बाद उसके 5 प्रिंसिपल्स उसके अंदर मेंशन करोगे, और एनसीएफ की नीड क्यों अराइज हुई आप ये उसके अंदर मेंशन करेंगे। यही आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। तो अगर इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू दैट टॉपिक प्लीज़ गो इन द कमेंट बॉक्स, एंड मैं डेफिनेटली आपकी क्वेश्चंस की, आपकी क्वेरीज मैं लूँगी और उनको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। तो अभी एनसीएफ आपका यही था, प्लीज़ इसे देख लीजिएगा एक बार। ओके, थैंक यू।